एक माँ की दर्द भरी कहानी। सूरज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सूरज के बेटे राहुल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सूरज की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, राहुल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? सूरज की पत्नी निशा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? निशा ने बेटे के पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी विमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सूरज बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सूरज की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सूरज को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को विमला अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप से लेती थी। सूरज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सूरज, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सूरज ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। निशा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, विमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सूरज जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सूरज बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से चंदन, डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर चंदन ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों, विमला भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर चंदन ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, निशा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चंदन ने सूरज की ओर देखा तो सूरज ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चंदन सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे।
देखा कि विमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर चंदन दौड़कर विमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। विमला की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सूरज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर चंदन ने सूरज को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सूरज का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। विमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर चंदन ने निशा की ओर व्यंग से देखा। निशा गुस्सा होकर सूरज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सूरज, तुम्हें शायद मालूम नहीं हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। निशा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर चंदन की आंखों से लघु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर चंदन ने विमला से कहा। सूरज को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर चंदन जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सूरज को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ विमला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध इसमें है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सूरज ने आगन्य दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। निशा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विमला से आंखें मिलाए। विमला ने निशा की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सूरज को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। निशा और बच्चों ने विमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।